मानना है कि एक फेक नैरेटिव है। हमारे NSUI के जो लीडर्स हैं उन लोगों ने ऐसा मोर्चा संभाला है, यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ी है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। कैमरा है ना, ये कैमरा अब जहाँ मीडिया रखता पे आ है, जाइए आप लोग। नहीं बिल्कुल आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों पे इतने जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी, तो वो खाली जगह कहाँ रह गया अनुपम जी, जहाँ कॉकरोच जनता पार्टी जैसी एक पार्टी बनती है? क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर मारेंगे? एकदम 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 एकदम। अभी तो देश का जेनजी हो सकता है कि देश का जेनजी लाठीचार्ज कर दे बाबा रामदेव पे। कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पे आरएसएस को बैन किया जा सकता है इस आधार पे, अगर ये अब मामला अब लंबा ये आप लोग ज़्यादा जानकार होते हैं कि इतिहास इस दौर को अमृत काल के तौर पे याद रखेगा, अमृत काल के तौर पे नहीं। विचार के आधार पे बोलने वाले हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में बेहतर कौन है? ये कोई सवाल है क्या? अनुपम जी, लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं और लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी कट रही है जिंदगी शादी के बाद? जैसी पहले थी वैसे अभी भी है। पहले भी खुश थे, आनंद में थे, अब भी खुश है, आनंद में है। तो ठीक कट रही है। बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक। तो राजनीति और उसके बाद शादी, समय की कमी कैसे मैनेज हो रहा है? यह सब कुछ ठीक से चल रहा है? समय पर्याप्त मिल जाता है? समय की शिकायत होनी तो चाहिए, जो हमारी धर्मपत्नी है उनको, लेकिन उनकी शिकायत ज़्यादा होती नहीं है। वो शायद मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और मुझसे ज़्यादा एकोमोडेटिव हैं, और मेरी योजनाओं में और मेरे राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर बहुत संवेदनशील है। तो इस मामले में मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत है, वाकई हाँ, खुशकिस्मत है। अच्छा ये बताइए, अभी थोड़ा सा मुद्दों पे चलते हैं। जी 3-4 मुद्दे हैं जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे। जी जी अभी मुझे लगता है 2-3 दिन पहले आपने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि अन्याय इतना बढ़ गया है कि क्रांति ही एकमात्र रास्ता है, जी क्योंकि इस सिस्टम को अब दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। सिस्टम को बदलकर एक नया सिस्टम लाना पड़ेगा। जी तो क्रांति से आपका क्या मतलब है? किस तरह की क्रांति की बात आप कर रहे हैं? जी क्या नेपाल, बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं? जी। और किस सिस्टम ही बदलना पड़ेगा? मतलब देखिए, जो समस्या है वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी जिम्मेदार पद पे जो बैठा है वो खराब है। हुआ ये है कि एक लंबे समय के साथ एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जो व्यवस्था का चरित्र ही शोषण का है। तो व्यवस्था का परिवर्तन होना पड़ेगा, ये मैं इस बात में कह रहा हूँ कि सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी कोटा में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी जी थे, और उन्होंने एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि जो आज जो छात्रों, युवाओं, जेनजी के साथ हो रहा है उसको लेकर जो रियल सिस्टेमिक कारण क्या है, जिसमें उन्होंने कई पॉइंट्स को हाईलाइट किया। उदाहरण के लिए हाईलाइट किया कि हमारे देश में जो सिर्फ नीट के जितने 22 लाख अभ्यर्थी थे वो नीट की तैयारी के नाम पे जितना खर्च कर रहे हैं वो हमारे भारत सरकार के शिक्षा बजट से भी ज्यादा है। कोचिंग पर जितना खर्च कर रहे हैं। शॉकिंग है ये, कोचिंग से लेके हर चीज पर। मतलब कि नीट परीक्षा की तैयारी के नाम पर हमारे देश के परिवार अपने बच्चों की उस तैयारी करने के लिए जितना खर्च कर रहे हैं वो शिक्षा का बजट से भी ज्यादा है। सिर्फ नीट की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी सबको जोड़िए तो कितना होगा। तो अब आप समझिए, ये तो व्यवस्था को बदलना क्यों नहीं पड़ेगा, इस व्यवस्था को क्यों नहीं बदला जाना चाहिए। और जब हम हर तरीके से सत्ता में बैठे लोगों से निवेदन करके, आग्रह करके, मांग करके, आंदोलन करके सब तरीके से देख लिया और वो अगर नहीं सुनने को तैयार है तो फिर क्या तरीका बचता है लोकतंत्र में? जब जितने भी लोकतांत्रिक संस्थान हैं सभी संस्थानों को कैप्चर कर लिया जाए, मतलब कि जो कलेक्टिव ग्रीवेंस है उसको मुख्य धारा की मीडिया आर्टिकुलेट ना करे, जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको हमारी न्यायपालिका उस पर जस्टिस ना करे, संसद जैसा जो संस्थान है वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जैसे आदमी को बोलने में सेंसरशिप किया जाए, आप ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। मतलब एक मुश्त झुंड में लोगों को सस्पेंड किया जाए, सांसदों को। आप बताइए कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश के नागरिकों के सामूहिक
ग्रीवेंस को एड्रेस कर रहा है। आप कोई ये नहीं कह कर आप रहा ये है। कह रहे हैं कि जब सभी कोई नहीं कर रहा, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, कंप्लीट न्यायपालिका का भी नाम ले रहे हैं। कंप्लीट कैप्चर है। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ हमारी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के साथ। इस उदाहरण के बाद भी आपको लगता है अगर कि सिर्फ चुनाव आयोग तक मामला सीमित है, न्यायपालिका में कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम अंधकार में जी रहे हैं। तो हमारे देश के मध्य प्रदेश वाले मामले में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है वो भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए वो अलग कहानी है, इम्पोर्टेंट वो नहीं है। पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी है कि नहीं है, कोई किसी को आगे बढ़ाना चाहता था नहीं चाहता था, दैट इज नॉट द रियल डिबेट। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में आज हर विषय पे जो रियल बात है उसको छोड़ के बाकी साइड की बातें क्या है उसमें रियल बात, आप रियल बताइए बात हमारे ये है दर्शकों को। कि एक हमारे पास उम्मीदवार थी जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या थी, भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, उसके बावजूद भाजपा ने उम्मीदवार खड़ा किया। वहीं से आशंका हमें लग गया कि अब ये खरीद फरोख्त ईडी सीबीआई सारी चीजों का इस्तेमाल तंत्र का करेंगे, वो इस्तेमाल करने में लग गए। उसमें भी जब उनको सफलता नहीं मिली तो हमारे उम्मीदवार के कैंडिडेचर को इस नाम पे रद्द किया गया कि आपने एक प्राइवेट कंप्लेंट, जिस पर कोर्ट ने आपसे पूछा था कि इस प्राइवेट कंप्लेंट का संज्ञान लिया जाए कि नहीं लिया जाए, अभी संज्ञान लिया भी नहीं गया है, उसका जिक्र आपने नहीं किया अपने एफिडेविट में, जिसका जिक्र करना ही नहीं था नियमतः। ओके। जो नियम है उसके अनुसार आपको अपने एफिडेविट में सिर्फ उन्हीं केसेस का जिक्र करना था जिसमें चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, जिसमें कम से कम सजा 2 वर्ष हो। ये नियम है भाई, ये मतलब ये बीजेपी कांग्रेस का डिबेट नहीं, ये रूल है। बिल्कुल। तो आपको जो बात की चर्चा करनी ही नहीं थी वो आपने नहीं किया और ये कह दिया जाएगा इसलिए आपका कैंडिडेचर रद्द हो गया। मतलब आप आइए आवेदन करने के लिए और आपका एकाएक रद्द हो जाएगा कि आपने ये नहीं बताया कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, तो आप क्या करिएगा? और उसमें कोई डिबेट शुरू कर दे चैनल वाले कि इनको बता देने में क्या दिक्कत थी, बताइए तो क्यों छुपा रहे थे? ये कोई डिबेट है? अच्छा, इन्हीं के गुट के लोगों ने बताया था कि इनकी 5 गर्लफ्रेंड है, तो गुटबाजी अंदर की थी, ये कोई डिबेट है? आप ये कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक जो मैं बताना था वो पहली बताया। बात तो ये कह रहा हूँ कि जो रियल बात है वो होनी चाहिए। गुटबाजी है नहीं है वो कोई बात ही नहीं है। मैं उदाहरण से कह रहा हूँ ना, आपके कैंडिडेचर को इस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है कि आपने नहीं बताया कि आपके गर्लफ्रेंड्स की संख्या कितनी है। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि आपका कोई मित्र था जिसने आरओ को बता दिया कि इसकी बहुत गर्लफ्रेंड है, तो आपकी गुटबाजी थी इसलिए हुआ? अरे भाई ये रेलेवेंट है क्या? तो रेलेवेंट ये है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे इसको लेकर? गए थे, आपने देखा ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। और इसमें सिर्फ आपको मीनाक्षी नटराजन के मसले पे नहीं रुकना चाहिए, इसकी तुलना आपको झारखंड के साथ करनी चाहिए। उस झारखंड से करनी चाहिए जहां पे एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़ा था। राज्यसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है, आप समझ रहे हैं? जहां पे वोटिंग विधायक करते हैं। आरजेडी कह रही कि आपके वहां विधायकों ने पैसा लेकर के वोट किया। फिर आप रियल बात नहीं कर रहे। फिर से मैं वही मैं क्या कह रहा हूँ आप समझिए। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में एक कैंडिडेट है जिसका कैंडिडेचर इस आधार पर रिजेक्ट किया गया कि आपने कोई जानकारी नहीं दी, जो जानकारी आपको देनी ही नहीं थी। और झारखंड में आपने एक कैंडिडेट का जो समय सीमा पूरा होने के बाद तक अपना नाम तक सही नहीं बताया, 3 त्रुटियां थी एफिडेविट में, उसको एक्स्ट्रा समय देकर एक्स्ट्रा एफिडेविट लेके उसका कैंडिडेचर ओके करवाया। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, जो रिलायंस का कैंडिडेट है, मुकेश अंबानी का कर्मचारी है, जो है ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। और जो पहले भी करीबी बताए जा रहे हैं। हाँ, एम्प्लॉय है भाई, कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। अच्छा। और जो पहले भी राज्यसभा के एमपी थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जितने भी रिलायंस की भूमि अधिग्रहण जैसे मसले हैं उनमें मदद करते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भाजपा के सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका कैंडिडेचर जिनका रिजेक्ट होना चाहिए उनका नहीं हुआ। और एक आदर्शवादी गांधीवादी महिला जिसने उन आदर्शों को अपने जीवन में जिया है, जिसकी ईमानदारी को लेकर, शुचिता को लेकर, आचार विचार को लेकर किसी को कोई संशय नहीं है, उनके आलोचकों को भी नहीं है, उनके साथ अन्याय हो गया। तो ये तो एक शेयर कंपैरिजन है ना, एक तरफ रिलायंस का कैंडिडेट, एक तरफ एक गांधीवादी आदर्शवादी महिला, और किस तरह से रिजेक्ट हुआ। तो अब ये सवाल मेरा ये बनता है कि इतनी निराशा अगर है और इस तरीके से आप कह रहे हैं कि घिर चुकी है कांग्रेस पार्टी, और घिराव अगर हो रहा है जो आप आरोप लगा रहे हैं, फिर आप क्रांति की बात कर रहे हैं। घिर तो आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भरोसा नहीं है, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मैनेज हो चुका है, तो फिर किस तरह की क्रांति की बात हो रही है, वही तो मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, अगर हम लोकतंत्र को सही अर्थ में समझते हैं तो लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है लोक।
ये लोकतंत्र हम लोगों के लिए है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो लोकतंत्र को सस्टेन करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए जाते हैं, जो पंडित नेहरू ने किया, जिस कारण इतने दशकों तक भारत का लोकतंत्र सस्टेन किया। जीरो से एक आज़ाद भारत को अंग्रेज़ों के अधीन जो था, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया। ठीक बात है। उन इंस्टीट्यूशंस को जब ख़त्म किया जाएगा, तो वही लोग जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, वही लोग जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो, वही लोग जब इंस्टीट्यूशंस पे कैप्चर होगा, तो फिर वही सुनिश्चित करेंगे कि हमारा लोकतंत्र बचे। तो लोगों से बचेगा, लोगों के सड़क पे आने से बचेगा, लोगों की सामूहिक एकजुटता से बचेगा, लोगों की अपनी बात कहने से बचेगा। और वो आप देखिए लोग कह रहे हैं, और उन लोगों में हमेशा युवाओं की हमेशा अग्रणी भूमिका रही है। दुनिया के किसी भी परिवर्तनकारी आंदोलन में असल में वो युवाओं का आंदोलन होता है। इसीलिए कोटा से ये कार्यक्रम राहुल गांधी जी का शुरू हुआ है। कोटा में इसलिए ये कार्यक्रम किया गया, और सिर्फ कोटा में नहीं, देश के हर हिस्से में होगा। कहाँ कहाँ होने वाला है? कोटा में हुआ है, पटना में होगा, इलाहाबाद में होगा, दिल्ली में होगा, देश के कई और शहरों में होगा, अच्छा। कई जगहों पे होगा। जयपुर में होगा, अहमदाबाद में होगा, इंदौर में होगा, कलकत्ता में होगा, हैदराबाद में होगा, चेन्नई में होगा। मतलब कई कई सेंटर्स हैं जहाँ पे भी छात्रों, और इसका युवाओं की उद्देश्य क्या है? तरफ मतलब इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि हमारे देश में जो छात्र नौजवानों के बीच असंतोष है, उनके अंदर जो व्याप्त आक्रोश है, उसको एक सकारात्मक दिशा देना, समाधान की दिशा में ले जाना, उनको नाउम्मीदी से निकालना, उम्मीद की तरफ ले जाना, ये स्पष्ट उद्देश्य है इसका। एक सवाल और अनुपम जी कांग्रेस को लेकर के होता है, और ये बनता भी है जब आप ग्राउंड विजिट करते हैं और देखते हैं चुनाव दर चुनाव, कि अब जैसे नीट का ही मामला है, उसके बाद सीबीएसई आंसर शीट का मामला हो गया, राहुल जी ने उसको एड्रेस किया, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी लोकसभा में, उन्होंने एड्रेस किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हमने देखा कि राजस्थान में कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए और हरियाणा में भी थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन जिस बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है, मतलब सत्ता पक्ष को घेरती है, उस बड़े स्तर पे कांग्रेस नहीं कर पाती, ये लोगों की शिकायत है। ये मेरे मानना है कि एक फेक नैरेटिव है ये। आप बताइए कैसे फिर? मैं उदाहरण के साथ हाँ। कहता हूँ आपको। जैसे आपने कहा कि थोड़ा बहुत राजस्थान में हुआ, थोड़ा बहुत हरियाणा में हुआ। मुझे लगता है कि जिन इश्यूज पे आपने कहा है, सिर्फ उन्हीं इश्यूज पे पिछले महीने, 1.5 महीने के अंदर में भारत का कोई भी महत्वपूर्ण शहर नहीं है जहां पे कि एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं हुआ होगा। एकाध ऐसे शहर हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण थे, नहीं हुए होंगे। इसके अलावा कोई शहर नहीं है। मैं कैमरे पे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, हमारे एनएसयूआई के जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने ऐसा मोर्चा संभाला है। यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ी है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। समस्या ये है कि देखिए, ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा अब जहाँ मीडिया रहता पे आ है, जाइए आप लोग। नहीं बिल्कुल आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, आप आइए। समझिए कि अब हमारा प्रदर्शन हो रहा है और आपका कैमरा दूसरी तरफ है, और फिर आप कहिएगा कि आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो कैमरे का दोष है कि प्रदर्शन का दोष है? दूसरी तरफ से मतलब मुझे लगता है कॉकरोच पार्टी की तरफ अगर आप ले जा रहे हैं। नहीं, दूसरी तरफ मतलब आप कई जगह ले जा रहे हैं, सिर्फ कॉकरोच पार्टी में क्यों ले जाएंगे? नहीं, मैं आप कॉकरोच मोदी पार्टी जी के हाथ पे ले जाएंगे, मोदी जी की दाढ़ी कितनी सुंदर है उस पे ले जाएंगे, मोदी जी कितने रंग बिरंगे टोपी पहनते हैं उस पे ले जाएंगे, मोदी जी कितने अच्छे से गले मिलते हैं, कूदते हैं, उस पे ले जाएंगे। कैमरा बहुत जगहों पे ले जा सकते हैं। नहीं, कॉकरोच पार्टी में इसलिए बीच में ला रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों पे इतनी जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी, तो वो खाली जगह कहाँ रह गया अनुपम जी, जहाँ कॉकरोच जनता पार्टी जैसी एक पार्टी बनती है और रातों रात मिलियन में फॉलोअर्स आ जाते हैं, और आज उनके कार्यक्रम भी जमीन पर हो रहे हैं। बहुत अच्छी दिल्ली बात में वो कार्यक्रम करके गए हैं, राजस्थान में करके गए हैं, और अभी इलाहाबाद में मेरे ख्याल से उनका प्रयागराज में भी हुआ है। इसका अर्थ ये है, ये जो आपने जो बातें कही, उससे कुछ जो अगर निचोड़ निकालना है, तो वो ये निकालना है कि असंतोष और जो आक्रोश मैंने कहा, उसका स्तर कितना ज्यादा है कि कोई भी माध्यम मिले उस बात को कहने का, उस माध्यम से वो गुस्सा फूट रहा है। कहीं पे अगर वो गुस्सा फूट रहा है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि कांग्रेस नहीं कर रही है इसलिए वो गुस्सा फूट लेकिन रहा है। आपकी जगह तो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं ले रही है ना कोई विपक्ष किसी की की। जगह नहीं, ना विपक्ष की जगह मतलब कोई ले रहा। इतना नॉन सीरियस बात आप करिएगा कि कोई अगर ट्विटर हैंडल बना के, पहले तो उसको पार्टी घोषित कर दिए है आप लोग, जैसे कि उन्होंने अपना नाम रखा है। अरे ठीक है, अब नाम रखा है तो कम से कम हम लोग तो बातचीत में कहे ना कि भाई नाम रख लिया, तो जैसे हाँ, कुछ ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल अरे है। वो क्या है, हम्म सीजीआई ने बेरोजगार युवाओं को, जेन जी को कॉकरोच कह दिया। उसकी प्रतिक्रिया में देश के भारी संख्या में युवा नौजवान जो है, उन्होंने डिजिटली अपनी बात को कहा।
और कॉकरोच के नाम से कुछ कुछ हैंडल्स बन गया, उसमें कुछ कॉकरोच पार्टी के नाम से बन गया और उसको डिजिटल ट्रैक्शन मिला, उस डिजिटल ट्रैक्शन के आधार पे मीडिया ट्रैक्शन मिला। तो आप एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के फिजिकल प्रोटेस्ट को भी मीडिया ट्रैक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन वहां डिजिटल ट्रैक्शन को मीडिया अटेंशन मिल रहा है कि देखिए इतना लाख हो गया, देखिए इतना करोड़ हो गया। 40 शहरों में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, वो टीवी पे नहीं आ रहा है, लेकिन ट्विटर हैंडल पे कितना फॉलोअर हो गया वो आ रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए मैं तो कह रहा हूं ना, ये जो कैमरे को मैंने दोष दिया जो आपको बुरा लग गया होगा, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा है, आप बताइए। हाँ। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस कैमरे का एक एजेंडा है, कैमरा जिसके हाथ में है उसका एक एजेंडा है, वो ये कि कुछ भी करके, चाहे कितना भी बेड़ा गर्क हो जाए देश दुनिया समाज का, चाहे युवाओं का, ये नहीं दिखने देना है कि जो कांग्रेस है ये विपक्ष के तौर पे या पार्टी के तौर पे सही काम कर रही है, ताकि सब कुछ होने के बाद भी लोग ये कन्विंस भी हो जाए कि मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया तो कर दिया, तो लास्ट में लोग ये कहने जाए ठीक है मोदी ने तो कर दिया, कांग्रेस क्या कर रही है। अरे आप ट्रैक करिए, देखिए कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस समाधान दे रही है, कांग्रेस विचार दे रही है, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, हर फ्रंट पे लड़ रही है, इनजस्टिसेस का सामना कर रही है और अपने तरीके से कर रही है। कितने तरह के अन्याय का सामना कितने लेयर्स पे कर रही है, हर दिन कर रही है। तो कांग्रेस तो अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही अब है। सवाल ये है कि आप लोग रुकेंगे कहाँ? अंतिम गोल क्या है? क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर मानेंगे? एकदम 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 वहां तक लेकर लड़ाई रुकेगी नहीं नहीं आपकी? रुकेगी। लेकिन कांग्रेस बदनाम है इसी चीज के लिए कि बीच में ही लड़ाई रुक जाती है। छोड़िए ना, फिर बदनाम, अब बदनामी में अब उस बदनामी की चिंता हम करने लग जाए अगर, हाँ। तो कांग्रेस को तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए बदनाम किया गया है जिसके बारे में जिन लोगों ने बदनाम किया वो लोग बाद में माफी मांगे, है ना। तो इतिहास तो ये भी है कि कांग्रेस को जिन जिन बिंदुओं पे बदनाम किया गया और जिन लोगों ने किया, बाद में उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देके माफी मांगा। तो उस बदनामी की हम चिंता करने लग जाए अगर, फिर तो हम कर ले राजनीति। और कोई प्रदर्शन कर रहा है तो हम कांग्रेस ने ही तो वो इस देश को दिया है कि आप विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर, यही यही तो खतरा हुआ है 2014 के बाद से। कांग्रेस की सरकार थी तो आप प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को मजबूर कर देते थे ना कि आके संवाद करे डेलीगेशन के साथ। सुना है कभी कोई बीजेपी सीएम आप प्रदर्शन करके बिना लाठीचार्ज के बीजेपी सीएम के साथ डेलीगेशन मिल लेकिन जाए? कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में बाबा रामदेव प्रदर्शन करने आए थे, रात में लाठीचार्ज हुआ था, उनको सलवार पहन के भागना पड़ा था। अब वो तो बाबा रामदेव बताए कि क्यों सलवार पहने थे वो, अब इसका जवाब हम थोड़े देंगे। नहीं, कांग्रेस राज्य में भी लाठीचार्ज होता था, मैं ये कह रहा हूँ। अब ये कोई, अब लाठी पुलिस है तो लाठीचार्ज भी कभी कभी होगा, ये क्या बात है। बाबा रामदेव से आज पूछिए कि उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या किया, उस समय क्या बोला, अभी क्या बोला। अभी तो देश का जेंजी हो सकता है कि देश का जेंजी लाठीचार्ज कर दे बाबा रामदेव पे, उसको कैसे रोकिएगा? ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो नीट वाला जो मामला है, ये जो नीट पेपर लीक, अब तो री एग्जाम भी होने वाला है, उसमें एयरफोर्स की भी मौजूदगी होगी और पूरी तैयारी है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम दिल्ली में सेंटर पर शिकंजी वगैरह भी पिलाएंगे, मतलब बढ़िया आयोजन करेंगे। बढ़िया आप लोग क्या कर रहे हैं? सेंटर पे कुछ कर रहे हैं बच्चों अरे हम लोग हमेशा से करते आए हैं। अब वो लोग तो पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना को भी लगा रहे हैं। अब कोई बात है, अब इस बार लीक हो गया, पर आपको पहले हम बता देते हैं, कहीं आपने चैनल पे आपने कह दिया, सरकार को घेर लिया, तो सीधा मतलब सेना पे सवाल हो जाएगा। सोच के करिएगा, क्योंकि वायुसेना से आया था पेपर, वायुसेना का काम था प्रश्न पत्र लाना। तो इस बार पेपर लीक पे सवाल नहीं उठा सकता? इस बार कोई नहीं उठा सकता है, अब मामला सेना का है। ठीक है, अगले विषय की तरफ चलते हैं। अभी हमने देखा कि कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं प्रियंक खड़गे जी, उन्होंने आरएसएस को लेकर के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रजिस्ट्रेशन की बात की, पेपर दिखाने की बात की और उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य में इतने लोग प्रदर्शन करते हैं, हमें जानकारी चाहिए। इस पे कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता मुझे नहीं दिख रहे हैं प्रियंक खड़गे के साथ। मतलब मुझे लगता है अकेले वो ये मामला उठा रहे हैं। ना कोई, जहां भी आपकी सरकार है राज्यों में, वहां के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा, ना ही कोई बड़े नेता ने प्रियंक खड़गे साहब की बात से सहमति जताई है। तो क्या ये अकेले उनकी मुहिम है? नहीं, कांग्रेस में ऐसे ही होता है। पहले तो आप कांग्रेस पार्टी को समझिए ना, समझाइए ना थोड़ा। अब आप समझेंगे कि अब कभी कहेंगे आपकी किसी मुद्दे पर किसी ने नहीं बोला, किसी एक ने बोला, किसी में कहेंगे आप लोग सब क्यों बोल रहे हैं। बात यह है कि किसी भी विषय पे कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अच्छा। और कांग्रेस जो है वो किसी एक डोभाल के फाउंडेशन में बैठ के तय नहीं करती है कि किसको क्या बोलना है और नीचे से ऊपर तक हर आदमी एक बात कहने लग जाए।
तो जो बात खड़गे जी कह रहे हैं, प्रियंक खड़गे जी, वो बात बहुत और लोग कह रहे हैं। उस बात से पूरी पार्टी की सहमति है। उस बात का किसी ने विरोध थोड़ी ना किया है। तो आप प्रियंक खड़गे के स्टेटमेंट को दिखा रहे हैं, पार्टी उससे सहमत है। अब आपको जब तक 100 लोग सेम बात बोलते हुए नहीं दिखेंगे, तब तक आप कहेंगे कि नहीं, अब 100 लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है उन्होंने क्या बोला, उस बात पे बात होनी चाहिए। उन्होंने एक सवाल उठाया कि भाई एक ऐसा संगठन जो इतना बड़ा संगठन है, शायद कुछ लोग विश्व का सबसे बड़ा संगठन कह देते हैं, भारत का तो कहते ही होंगे, तो कुछ तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना भाई। हम युवा अल्लाह बोल आंदोलन से आते हैं, छोटा सा संगठन था, हमारा मजबूर हो गए थे हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हम तो बिना रजिस्ट्रेशन के युवा अल्लाह वो बोल कहते थे जब संगठन बना 1925 में तब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, या हाँ। फिर हम तो तो सामाजिक संगठन 1925 है में भाई। ही रहे वो, फिर 2025 में क्यों आ गए? फिर रहे अंग्रेजों के अधीन रहे ना। अब 1925 में नहीं था, ये कोई जवाब थोड़ी ना है। जवाब तो देना चाहिए ना, कोई सवाल पूछा गया उसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। खास तौर पे ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए जिनकी बहुत रुचि कागजों में होती है, जो दिन रात मतलब आपका वोटर, आप वोटर लिस्ट में आपका नाम भी है तो फिर से नाम आने के लिए आपको फिर से कागज मांग लेते हैं, जो उनको कम से कम अपना कागज दिखा देने में क्या दिक्कत है? ये हालांकि ये सरकारों का मामला है, लेकिन ये खबरें भी चल रही मीडिया के कुछ सेक्शन में कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे आरएसएस को बैन किया जा सकता है, इस आधार पे अगर ये अब ये मामला तो, अब लंबा। ये आप लोग ज्यादा जानकार होते हैं। नहीं नहीं, आप बताइए पार्टी का स्टैंड क्या है इस नहीं मसले नहीं, ये आप लोग ज्यादा जानकार हैं इस नहीं नहीं, मामले में हम कि लोग क्या कैसे, हम तो क्या आप ही से करना है। जानते हैं। हमारा तो स्टैंड स्पष्ट है ना भाई, हम्म। कोई भी संगठन है उसको स्पष्ट बताना चाहिए कि उनका सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो देख आप रहे हैं लोगों आप ने वीडियो। रोजगार मेला भी लगवाया है हाँ भाई, हाँ, तो अच्छा आप याद लोग दिलाया। कैसे रोजगार दे रहे नहीं नहीं, हैं? मिस हो गया ये, तो हाँ। ये जवाब मुझे देना चाहिए था, नहीं नहीं, आपने मैं तो हेल्प सवाल किया पूछ रहा मेरा। हूँ हाँ, कि ये कैसे नहीं नहीं, रोजगार हमने मिलेगा? हमने राहुल जी के जन्मदिन के अच्छा। अवसर पे हमारे पार्टी के जो इंडियन यूथ कांग्रेस के हमारे साथी हैं, उन्होंने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जॉब फेयर लगाया, रोजगार मेला लगाया है। अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं आया है कि कितने लोगों को उसमें जॉब मिली है, लेकिन जो काम फिर से सरकार को करना चाहिए था वो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है विपक्ष में रहते हुए। ये भी एक सवालिया निशान है सरकार के ऊपर। आप 2024 में मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े। जी हाँ, 24 सितंबर में। 24 सितंबर में पहली मुलाकात राहुल गांधी से कब हुई आपकी? मेरी पहली मुलाकात शायद 2021 के करीब हुई थी, 21-22 में, एग्जैक्टली मुझे याद ध्यान नहीं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में, मतलब हम लोगों के समय की राजनीति जी। में, भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जिनको सोशल मीडिया पे हमने देखा कि एक समय उनको बहुत उनके बारे में मीम्स बनाए गए, उनकी आलोचना हुई, एक तरीके से उनको एक एक खांचे में डाला गया। और फिर जब भारत ये जो न्याय यात्रा निकली उनकी, उसके बाद उनकी छवि बदलते हुए भी हमने देखी। जी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप उनसे मिले पहली बार, जी 10 मिनट 15 मिनट जितने दिन भी बातचीत जी। हुई, क्या पहली छवि आपके दिमाग में क्यों क्या बनी? क्योंकि आप भी तब हल्ला बोल में थे, आप युवाओं को एक साथ कर रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी से तब आपका कोई जुड़ाव नहीं था, जहां तक मुझे याद है। जी। योगेंद्र यादव जी के साथ मिलकर के स्वराज अभियान उस समय वो 2018 तक था। 18 तक। उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। 17-18 तक स्वराज के साथ जुड़ाव था। उसके बाद युवा हल्ला बोल एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव था, वो किसी भी दल से किसी भी तरह का उसमें जुड़ाव नहीं था। और ये मेरे कांग्रेस पार्टी में आने तक मैं फिर किसी राजनीतिक दल के प्रति किसी भी तरह का एफिलिएशन नहीं था। तो क्या पहली छवि क्या हुई राहुल गांधी की जब आप उनसे मिले? ये देखिए, पहली तो क्या आप बताना, तारीफ ही लेकिन करेंगे, लेकिन थोड़ा ऐसा करिए कि नहीं नहीं लोगों को भरोसा हो। नहीं, अब बहुत आपके नेता हैं, बहुत मतलब बातें ये बहुत बातें ऐसी है जो बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं कही जानी चाहिए। कुछ तो कुछ बताइए, कुछ वहीं से तो कुछ निकलेगी तारीफों लाइन, की भी बातें और कुछ रील जो वील वहीं से निकलेगा ना। कुछ हाँ, हाँ। तो जो शुरुआती जितनी बातचीत हुई, मैं पहली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शुरुआती मुझे 2-4 मुझे उन्होंने अवसर दिया कि मैं कई बार उनके साथ बात करूँ, बैठूँ पार्टी में आने से पहले, और उनके साथ कई लंबी लंबी बातचीत मेरी रही। और उन लंबी बातचीतों के आधार पे मुझे ऐसा लगा कि ये इस देश में जितने भी मुख्य धारा की पार्टियों के नेता हैं, उन सब की तुलना में मैं कह रहा हूँ, सबसे मजबूत नैतिक बल वाले लीडर, आप जो जिनका मॉरल फोर्टिट्यूड कहा जाए, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉरल फोर्टिट्यूड, जिस चीज़ से वो समझौता नहीं करने वाले हैं किसी हाल में, उस तरह के लीडर, बहुत गहरी समझ रखने वाले और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट,
ये पूरा जो प्रोपेगेंडा और मीडिया मशीनरी ने जो उनको जिस तरह से बदनाम, जो आपने कहा कि बदनाम हो जाएगी कांग्रेस, वही मैं कह रहा हूँ कि बदनामी की चिंता कांग्रेस करने लग जाए फिर तो सच और झूठ का फर्क ही खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, सिस्टम को समझते हैं, समाज को समझते हैं, उसके बीच के कनेक्ट को समझते हैं, ग्लोबल ऑर्डर को समझते हैं, देश की स्थिति को समझते हैं, हर पक्ष पहलू की समझ रखते हैं। कोई उदाहरण दीजिए ना जिससे ये चीजें जो आप कह रहे हैं उनके बारे में वो मतलब एक दर्शक को ये समझ में आ जाए कि हाँ इससे कनेक्ट करके आप ये बात कह रहे हैं। कुछ तो हुआ नहीं होगा, कुछ तो बात हुई इमीडिएटली, होगी जिससे आपको ये नहीं सब नहीं कुछ आपने क्या, निचोड़ मतलब अब निकाला होगा। बातें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि उसमें फिर एकाएक प्रश्न पूछने पर कोई एक बात ध्यान नहीं आती है। लेकिन आप बातचीत के दौरान एक एक धारणा बनाते हैं, बहुत कुछ आपको समझ में आता है किसी के साथ रहने से, काम करने से, उनको सुनने समझने से। और मैं तो शुरुआत में न था कांग्रेस पार्टी में, और ना मेरी बहुत स्पष्ट इच्छा थी कि मैं जाता पार्ट में, तो कांग्रेस पार्टी में आया ही सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के कारण। क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और अनुपम जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जितने कुछ लोगों ने पार्टियां छोड़ी, नाम कई सारे हैं, लेकिन जो युवा आपके नेता थे जिस पर राहुल गांधी बहुत ट्रस्ट करते थे, उनकी टीम के हिस्से कहे जाते थे, उन लोगों ने जब पार्टी छोड़ी तो सबने यही आरोप लगाया कि राहुल गांधी मिलते नहीं है, समय नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं, बात हम कुछ कहते रहते हैं वो कहीं और ध्यान दे देते हैं, उनकी रुचि नहीं है राजनीति में। नहीं, गलत बात है, गलत बात है कि रुचि नहीं है राजनीति में। बहुत गहरी राजनीतिक समझ है, और मुझे लगता है इतनी गहरी है कि वो जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बन जाना है। ये अब देखिए, ये बात कहते हो क्योंकि हमारी पार्टी के और सब लोग यही कहेंगे कि भाई नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री हैं अगले, वो अगले प्रधानमंत्री हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो इसलिए इस काम को नहीं कर रहे क्योंकि उनको अगला प्रधानमंत्री होना है। उनका स्ट्रांग कन्विक्शन है कुछ चीज़ों को लेकर, और ख़ास तौर पे सबसे मजबूत जो उनके अंदर भावना है वो गैर बराबरी विरोधी है। मतलब कि वो किसी तरह की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, सोशल इनइक्वालिटी हो, वो उनको डिस्टर्ब करता है, जनरली जेन्युइनली डिस्टर्ब करता है, और उसको वो ठीक करना चाहते हैं। उसको वो बिल्कुल एक धार्मिक उद्देश्य की तरह देखते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल उद्देश्य की तरह नहीं देखते हैं, उसको धर्म समझते हैं उस काम को करना। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी में हूँ और वो सिर्फ लीडर है, शायद उनको जितना मैं जानता हूँ और अभी भी पार्टी में नहीं आता तो भी इस बात को कहता मैं। तो वो उस मामले में किसी और राजनेता से बिल्कुल अलग है। समझ के मामले में, समझौता नहीं करने के मामले में, निडर होने के मामले में। तो मुझे लगता है कि आज जो लड़ाई देश में चल रही है, जो असली लड़ाई है, वो है देश के संसाधनों पे कब्जे की लड़ाई। वो लड़ाई ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है उनकी और किसी दूसरे की लड़ाई है। लड़ाई मोदी जी से ज़्यादा ताकतवर लोग से है। अच्छा। हाँ, मोदी जी कर्मचारी हैं उनके, उन ताकतवर लोगों के। और लड़ाई है कि देश के संसाधनों पे ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना है। और उस लड़ाई में दूसरी तरफ अगर कोई एक आदमी जिसके खड़े होने के कारण वो लड़ाई जारी है, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ना खड़ा हो अगर, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। ज़िद्दी है, सही बात के लिए ज़िद्दी है, जो सच बोला जाना चाहिए उसके लिए ज़िद्दी है। मुझे कई बार लगता है कि उसमें थोड़ा इतना स्मार्टनेस इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि नहीं, आप इस विशेष चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दे दिया क्योंकि ये बोला जा रहा है। बात ये नहीं कि आप कुछ अलग बात कह दिया, लेकिन वो इतने अनस्क्रिप्टेड है। समझ रहे हैं ना? और ये तुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है इस देश में जो भाषण देते वक्त मैं वही सोच रहा था हाथ कि आप कितना उठाएगा, वहां तक आए नहीं अभी। हाँ, नहीं हम बता रहे हैं ना, वो हाँ। भाषण देते समय हाथ कितना उठाएगा वो भी लिखा होता होगा टेलीप्रॉम्प्टर पे कि बायां हाथ 45 डिग्री, तो ऐसे करके उठाते हैं उसके बाद फिर। तो एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। वो बायलैटरल डायलॉग कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो वो भी टेलीप्रॉम्प्टर पे आ रहा है उस आदमी का। आप समझिए कितना स्क्रिप्टेड आदमी है वो। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिनके आपने कितने वीडियोस देखे होंगे, और मैंने खुद देखा है जब उनको कई बार कई चर्चाओं से पहले लोग कहते हैं कि नहीं थोड़ा ये फ्लो और ये, तो उसको साइड कर देते हैं। जिससे मिलते हैं उससे बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू, नेचुरल, ऑर्गेनिक ढंग से बात करते हैं, बातचीत से बात निकलती है और बात आगे जाती है। तो एक तरफ कंप्लीटली स्क्रिप्टेड आदमी है
जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ अनस्क्रिप्टेड आदमी, कन्विक्शन ड्रिवन आदमी, प्रियंका गांधी विचार के आधार पे बोलने वाले आदमी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में बेहतर कौन है? ये कोई सवाल है क्या? मतलब अब कोई पूछे कि विकास और अनुपम में बेहतर कौन है, क्यों कोई बेहतर होगा या कोई क्यों खराब होगा? नहीं, मैं खराब तो कहीं नहीं रहा हूँ। नहीं, तो जब आप बेहतर कह रहे हैं तो मतलब एक ही बात है ना, अनुपम और विकास में बेहतर कौन है? अनुपम राजनीति में बेहतर है, विकास पत्रकारिता में बेहतर हो सकता हाँ, है। तो फिर तो ये सवाल इस तरह से आप पूछ सकते हैं ना, बेहतर है, अगर विकास बेहतर है तो इसका मतलब अनुपम खराब है। नहीं तो फिर ये सब मीडिया के ट्रैप में हम थोड़े आने वाले हैं। नहीं, मेरा कोई ट्रैप नहीं है ना, मैं हाँ। वाकई जानना चाह रहा था कि राहुल गांधी जी की मजबूती क्या है, प्रियंका गांधी जी की मजबूती क्या है? नहीं, देखिए, प्रियंका जी की मजबूती ये है कि उनको संगठन और उसके फंक्शनिंग की बहुत अच्छी समझ है। उस मामले में वो बहुत शार्प है। संगठन पे काम कर रही है वो। हाँ, 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 वो समझती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे एग्जीक्यूशन बेहतर हो सकता है। तो शी इज़ अ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइज़र, पॉलिटिकल लीडर, बहुत अच्छी कम्युनिकेटर है। तो ये तो स्पष्ट है, ये तो दुनिया देखती है और समझ में आता है। ये स्पष्टता मुझे है कि आज के दौर में जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इतिहास इस दौर को मृतकाल के तौर पे याद रखेगा, अमृतकाल के तौर पे नहीं। अच्छा। मृतकाल जिसमें कि सभी संस्थानों को मार दिया गया, नैतिकता को मारने की कोशिश हुई, सच को मारने की कोशिश हुई। इस दौर में, इस समय जो लोग मजबूती से सच के साथ खड़े होकर संघर्ष करेंगे, निडर होकर, उनको इतिहास याद रखेगा। आज कोई कितना भी लोकप्रिय आपको दिख रहा हो, आज से 20 साल 30 साल बाद देख लीजिएगा, आज जो लोग उसके समर्थन में है, वो हो सकता है अपने बच्चे को ये बात बताने की स्थिति में ना हो कि हम मोदी जी का सपोर्ट करते थे। वो उस समय साथ साथ उनके पड़ेगा, हाँ, बेकार आदमी था, बेकार आदमी था, ऐसा माहौल बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आई हैव चोजन माई साइड, और उस साइड में मैं स्पष्ट हूँ कि राहुल गांधी उस लड़ाई को जो लीड कर रहे हैं, उसमें मुझे उनकी ताकत बनना है, उनके साथ खड़ा होना है, मजबूती के साथ। ये स्पष्टता मुझे है। आप बाकी चीजें तो है जो आनी जानी है, होती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप जब बार बार इतना कन्विक्शन दिखा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, तो मुझे कई नेता याद आ रहे हैं हाल फिलहाल के, जो एक पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, एक नेता के साथ जुड़े हुए थे, फिर एक झटके में रात में पता चलता है कि कल जो है कहीं और जा रहे हैं। तो ये अब इस पे क्या कहें हम? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपका जो कन्विक्शन है, हाँ। ये इसी तरीके से बना रहेगा ये या देखिए, फिर ये अभी तक तो जीवन में बना रहा है। हाँ। आप मुझे कई नहीं, वर्षों से हल्ला बोल जानते के बाद आप कांग्रेस में आ चुके हैं, नहीं, मतलब देखिए, एक टर्न तो हुआ है। नहीं, वो उसको टर्न नहीं कहते, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं हल्ला बोल में था, तो जो बातें कह रहा था, आप युवा हल्ला बोल के अनुपम से जब मिले होंगे, जब बातचीत किए होंगे, और आज कांग्रेस के अनुपम से मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये बदला अभी तो हुआ? बहुत फर्क नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। ईमानदारी से कहूंगा अभी बहुत फर्क नहीं लग तो रहा। ऐसा आपको नहीं लग रहा होगा कि, तो मैं वही हूँ। लेकिन आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, अब आगे के बारे में अब मतलब कभी ख्याल आता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, कुछ मौके आएंगे नहीं, ये तो सब किसी और ये पार्टी सब में? ये सब ख्याल आना, सोचना, ये पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी है ही नहीं वो। मतलब वो क्यों ये सब इतना, मतलब जब समय ही नहीं है कुछ कर पाने का, मतलब इतना कुछ हो रहा है कि बाकी चीज़ों को समय नहीं दे पा रहे, दोस्तों को समय नहीं दे पा रहे, तो उसमें हम बैठ के ये सोचे कि 10 साल बाद हम क्या करेंगे। अरे, प्रेजेंट में जी रहे हैं, प्रेजेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को अच्छे से लड़ रहे हैं। बिहार के राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जी। जब तक कांग्रेस जागेगी तब तक प्रशांत किशोर स्पेस कैप्चर कर चुके होंगे। देखिए, अब ये बात बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो राजनीतिक पंडित हों या राजनीतिक और जितने भी तरह के विशेषण आप लगा दें, वो लोग ऐसी बहुत सारी बातें पहले भी बोल चुके थे। तो जैसा मैंने कहा कि सबको पूर्वानुमान लगाने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, लगाते रहें। उस पर टिप्पणी करने का कोई अर्थ ही नहीं होता कि कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला, मैं उसमें कहूँ नहीं हो रहा, तो ये तो मतलब फिजूल की बात पर डिबेट है। तो कोई कह रहा है तो अच्छी बात है। इसी तरह पहले भी बहुत लोग बहुत सारी बातें कहते थे, हम लोग भी बहुत बात कहते थे जो नहीं हुआ। तो ऐसे ही होता है। अब किसी ने कुछ कहा अच्छा होगा, अब मैं उस पर डिबेट करने लग जाऊंगी, नहीं अच्छा नहीं होगा। तो जिस तरह वो कह रहा है अच्छा है, मैं कह रहा हूँ अच्छा नहीं है, तो ये तो डिबेट का कोई मतलब चलिए, नहीं। लोकमत हिंदी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से आप खुल के बोलते रहें, ये मैं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।